आइए एस ब्लॉक की शुरुआत करते हैं। एस ब्लॉक के तत्वों को देखते हैं। आपको पता है क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु एस ब्लॉक में आते हैं। क्षारीय धातु का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो NS1 है और क्षारीय मृदा धातुओं का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आप जानते हैं NS2 है। भौतिक अवस्था की अगर बात करें तो क्षारीय धातु में आप Cgm को छोड़ दें, वो आपको द्रव अवस्था में दिखाई देगा। इवन दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हम कंसीडर कर नहीं रहे, रेडियोधर्मी तत्वों को तो हमें वैसे ही नहीं देखना, तो बाकी Cgm छोड़ दें तो बाकी क्षारीय धातुएं चांदी के समान होती हैं, सफ़ेद, चांदी के जैसी सफ़ेद दिखती हैं। सेकेंड डे की धातुएं भी हैं, ठोस हैं। अच्छा, कठोरता जो है वो सेकेंड डे में ज़्यादा है। कारण धात्विक बंध। भाई धात्विक बंध में आपको क्या देखना होता है, बाह्यतम कोश के एस उपकोश के इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगर मैं एस ब्लॉक एलिमेंट की बात करूं, क्षारीय धातुओं में धात्विक बंध निर्माण में एक इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, क्षारीय मृदा धातुओं में धात्विक बंध निर्माण में 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है, क्षारीय मृदा धातुओं में धात्विक बंध सामर्थ्य ज़्यादा है और धात्विक बंध सामर्थ्य ज़्यादा होने की वजह से ही उनमें कठोरता ज़्यादा है। क्षारीय धातुएं इतनी मुलायम है कि आप चाकू से काट सकते हैं, लेकिन क्षारीय मृदा धातुओं को आप चाकू से इस तरह से नहीं काट सकते। क्लियर है? ऊपर से समूह में जब ऊपर से नीचे जाते हो तो धात्विक बंध दुर्बल होते जाते हैं। यही वजह है कि कठोरता भी उतनी नहीं मिलती है। जो कठोरता है वो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, घटती है, घटता हुआ क्रम देखने को मिलता है। परमाणु आकार और आयनन ऊर्जा के ये जो क्रम हैं हमने आवर्त सारणी में पढ़े हैं, पीरियोडिक टेबल में पढ़े हैं, ये सारे ट्रेंड आपको पता है। ठीक, अब इनमें आयनन विभव में अगर देखें तो न्यूनतम आयनन विभव पोटेशियम, रुबिडियम, Cgm के लिए मिल रहा है। ठीक है, और यही वजह है कि इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना आपके लिए आसान है, और इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो गया। यही वजह है कि ये प्रकाश विद्युत प्रभाव भी दर्शा रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर रहे हैं। तो पोटेशियम, रुबिडियम और Cgm ये तीनों तो प्रकाश विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं, बाकी एस ब्लॉक की कोई मेटल नहीं दर्शाएगी। घनत्व की बात करें तो ज़्यादातर समूह ऐसे हैं जिनमें समूह में ऊपर से नीचे जाने पर घनत्व आपको बढ़ता हुआ दिखाई देता है, और वो चीज़ इधर भी ऑब्जर्व हो रही है, यहाँ भी दिखाई दे रही है। हालांकि कुछ अनियमितताएं हैं और उनका तो कोई इलाज नहीं है। जैसे पोटेशियम और सोडियम में पोटेशियम का घनत्व कम है, सोडियम का घनत्व ज़्यादा है। कई बार आपसे इसका रीजन पूछा जाता है, तो याद रख लें सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s1। पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d0 4s1। तो 4s आने से पहले बीच में एक खाली 3d आ गया। अब डेंसिटी जो होती है वो मास अपॉन वॉल्यूम होती है, तो जब आप सोडियम से पोटेशियम पे गए मास बढ़ गया, ठीक है, लेकिन आयतन को ज़्यादा ही बढ़ गया। आयतन ज़्यादा बढ़ेगा तो घनत्व क्या हो जाएगा, कम। तो ये एक वजह है कि पोटेशियम का घनत्व क्यों सोडियम से कम है। अब सेकेंड डे पे आ जाते हैं। सेकेंड डे बोले तो क्षारीय मृदा धातु है। बेरिलियम से लेके कैल्शियम तक घनत्व लगातार घटता जाता है और कैल्शियम से लेके बेरियम तक बढ़ता है। तो अगर आप एग्जैक्ट ट्रेंड चाहिए तो ये 3 एलिमेंट को पलट के यूँ लगा दो, यूँ घुमा के लगा दो 180 से, यानी कैल्शियम का घनत्व न्यूनतम है, उससे ज़्यादा मैग्नीशियम, फिर बेरिलियम, इससे ज़्यादा स्ट्रोंशियम, सबसे ज़्यादा बेरियम। ये घनत्व का क्रम हो गया। अब गलनांक क्वथनांक की बात करें तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक बंध दुर्बल होता है, और धात्विक बंध अगर दुर्बल होता जाएगा तो गलनांक और क्वथनांक कम होते जाएंगे। वो ट्रेंड दिख भी रहा है। क्षारीय धातु में तो कोई अपवाद भी नहीं है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर गलनांक कम हो रहा है और समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्वथनांक भी कम हो रहा है। सारी गड़बड़ है क्षारीय मृदा धातुओं के साथ। गलनांक भी मैग्नीशियम का सबसे कम है और क्वथनांक भी मैग्नीशियम का सबसे कम है क्षारीय मृदा धातुओं में। गलनांक में मैग्नीशियम के अलावा और कोई इरेगुलरिटी नहीं है। आप देखें तो अगर मैग्नीशियम हटा दें तो बेरिलियम से लेकर बेरियम तक लगातार गलनांक घटता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन सेकेंड डे में मैग्नीशियम के अलावा बेरियम भी अपनी पोजीशन बदल रहा है। बाकी ट्रेंड आपके सामने है। अब आ जाते हैं फ्लेम टेस्ट, ज्वाला परीक्षण। भाई बेरिलियम और मैग्नीशियम की आयनन ऊर्जा है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट करना आसान काम नहीं होगा, और यही वजह है कि बेरिलियम मैग्नीशियम ज्वाला परीक्षण नहीं देते। आपसे पूछा भी जा सकता है, नोट भी कर सकते हैं आप कि बेरिलियम मैग्नीशियम ज्वाला परीक्षण क्यों नहीं देते, क्योंकि इनके लिए आयनन ऊर्जाओं के मान उच्च हैं।
बाकी लिथियम क्रिम्सन रेड कलर का होता है, सोडियम गोल्डन येलो है, पोटेशियम वायलेट है, रूबिडियम रेड वायलेट दिखाई देता है, सीजियम वायलेट दिखाई ब्लू कलर का दिखाई देता है, सॉरी। इसके अलावा कैल्शियम ब्रिक रेड है, स्ट्रोंशियम डार्क रेड है, बेरियम एप्पल ग्रीन है। ये सारे कलर हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर? तो आइए आगे के गुणधर्म देख लिए जाएं। शुरुआत करते हैं मानक अपचयन विभव से। तो बेटा जब भी मानक अपचयन विभव निकाला जाता है उसमें बहुत सारी अभिक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। जैसे धातु ठोस अवस्था में है तो उसको पहले गैस में लाना पड़ेगा, फिर गैसीय धातु से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा जो अपचयन में काम में आएगा, जहाँ पर धातु अपचायक का काम करेगी, और उससे बनेगा आयन। जो आयन बनेगा वो गैसीय अवस्था में होगा, तो इस आयन का आपको कराना पड़ेगा जलीयोजन। फाइनली आपको जलीय अवस्था में जलीय विलयन में आयन मिलेगा। अब इन सारी चीज़ों को जब कंबाइन रखते हैं तो जो मान है मानक अपचयन विभव का, अधिकतम ऋणात्मक आता है लिथियम के लिए और न्यूनतम ऋणात्मक आता है बेरिलियम के लिए। और मानक अपचयन विभव के मान जितने ऋणात्मक हों प्रजाति उतनी अच्छी अपचायक। इसीलिए सबसे अच्छे अपचायक जो हैं वो लिथियम है, सबसे बुरा अपचायक बेरिलियम है क्षारीय धातु में। ये जो ऑर्डर है बेटा वो अपचयन का लिख रखा है ना। तो लिथियम के लिए मानक अपचयन विभव, अगर मानक अपचयन विभव के मान के आधार पर देखें तो यहाँ पर अधिकतम ऋणात्मक, यहाँ न्यूनतम। ठीक है, अब इसको आप चाहे तो एक सेंटेंस से भी रख सकते हैं, लेके 12 सारी काहे ना मांगे बीन, या फिर आप अपनी तरफ से कोई नया सेंटेंस बना लो। अपचायक गुणधर्म की अगर हम बात करें ना तो गलित अवस्था में, यानी आपने पानी नहीं मिलाया बस गला दिया है, उस केस में मेल्ट करने की केस में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा कम होती है, इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा, अपचायक क्षमता ज़्यादा मिलेगी। तो लिथियम दुर्बलतम अपचायक है, सीजियम प्रबलतम अपचायक है क्षारीय धातु में, है ना। कब? गलित अवस्था में। जलीय विलयन में मामला मानक अपचयन विभव के मान के आधार पर आएगा और उस केस में फिर लिथियम प्रबलतम अपचायक हो जाता है, सोडियम दुर्बलतम अपचायक हो जाता है, याद रखिएगा। हालांकि क्षारीय मृदा धातु में आप एक्वस सॉल्यूशन लें या मोल्टन स्टेट लें, जलीय विलयन लें या फिर गलित अवस्था लें, दोनों में ही आपको सेम पैटर्न देखने को मिलता है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक क्षमता बढ़ती है। बेरिलियम न्यूनतम अपचायक, बेरियम अधिकतम अपचायक। ये तो हुई भौतिक गुणधर्म। अब रासायनिक गुणधर्म की तरफ मूव किया जाए, केमिकल प्रॉपर्टीज देखी जाएं और सबसे पहले हम रिएक्शन कराएंगे पानी के साथ। पानी में लिथियम की आप रिएक्शन कराओगे तो बहुत धीमी रिएक्शन है, वो ठंडे जल के साथ तो है भी नहीं, भाप के साथ अभिक्रिया करता है लिथियम। और क्षारीय मृदा धातु में बेरिलियम और मैग्नीशियम की अगर बात करें तो बेरिलियम तो गर्म पानी के साथ भी रिएक्शन नहीं करता भाई, मैग्नीशियम जरूर भाप के साथ अभिक्रिया कर जाता है, गर्म पानी के साथ भी अभिक्रिया कर जाता है, बेरिलियम नहीं करता। लिथियम किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? भाप के साथ कर रहा है, धीमी रिएक्शन है। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम ठंडे पानी से भी रिएक्शन कर जाएंगे, हाइड्रोक्साइड बना जाएंगे। बाकी पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, सोडियम, तो सोडियम पे पानी डाल दो बढ़िया शानदार वाले पटाखे फूटते हैं बेटा। आप कभी लैब में ये गलती से कर मत लेना एक्सपेरिमेंट के सोडियम पे पानी डाल दो, ठीक है, दिवाली बन जाएगी। बाकी पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम के साथ तो रिएक्शन और भी खतरनाक है। जो हाइड्रोजन निकलती है इमीडिएटली फायर कैच करती है, तेजी से आग पकड़ती है और इस आग को कंट्रोल करना मुश्किल है। और यही वजह है कि लैब के अंदर आप क्षारीय धातुओं की अभिक्रिया के द्वारा हाइड्रोजन बनाने की कोशिश नहीं करते, रिएक्शन कंट्रोल कैसे होगी। एक और बात, सोडियम जैसे है तो सोडियम वाटर से रिएक्ट करके क्या बना रहा है? हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन। कभी आपसे पूछ लें कि मैग्नीशियम भाप के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? भाप बोले तो गर्म कर रखा है, और अगर गर्म कर रखा है तो जो हाइड्रोक्साइड है वो ब्रेक कर जाता है, ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाता है। क्लियर? ये मामला मैग्नीशियम का है। शुष्क वायु के साथ अभिक्रिया, शुष्क वायु के साथ अभिक्रिया में अगर देखें तो जो धातु है वो वायु के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, इनको ऑक्साइड ही बनाना है। और लिथियम की एक खासियत ये है कि ये वायु से अभिक्रिया करके ऑक्साइड के साथ साथ नाइट्राइड भी बनाती है। इवन तो 3 धातुएं याद रखें आप, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये तीनों ही जब वायु से अभिक्रिया करती हैं तो ऑक्साइड के साथ साथ नाइट्राइड भी बनाती हैं। लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम को छोड़ के बाकी कोई भी धातु मिल जाए ये वायु से अभिक्रिया करेगी, ऑक्साइड ही बनेगा। क्षारीय धातु में M2O टाइप का होता है ऑक्साइड, क्षारीय मृदा धातु का MO टाइप का होता है, बट बनेगा ऑक्साइड।
वायु से अभिक्रिया कर जाती हैं, इसीलिए इन्हें फिर वायु के संपर्क में नहीं आने देना है, तो रखने की कुछ विशेष व्यवस्था करनी पड़ेगी। क्या है वो विशेष व्यवस्था? ये जो धातुएं आपको दिखाई दे रही हैं, इनको तो केरोसिन के तेल में डुबा के रखते हैं। तेल में डूबी रहेंगी तो वायु के संपर्क में नहीं आएंगी, वायु के संपर्क में नहीं आएंगी तो इनके ऑक्साइड नहीं बनेंगे। बाकी लिथियम को पैराफिन मोम में लपेट के रखते हैं, केरोसिन में डुबा के नहीं रखते, क्योंकि ये डूबे गई नहीं। भाई लिथियम का घनत्व तो बहुत कम है, इतना कम है कि ये केरोसिन पे तैरने लग जाता है, और अगर ये तैरने लग गया तो ये वायु से अभिक्रिया कर जाएगा, तो हमारा तो मकसद ही खत्म हो गया ना। तो लिथियम को तो भाई पैराफिन मोम में लपेट के ही रखना पड़ेगा। बाकी अगर रिएक्शन शुष्क वायु से ना करें, ये शुष्क वायु के साथ थी है ना, अगर हम रिएक्शन मॉइस्ट एयर के साथ करें, नम वायु के साथ करें, तो नमी है, नमी का मतलब H2O भी है और बाहर CO2 भी है, तो वो जो ऑक्साइड आपने बनाया था ना, वो H2O से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बना जाएगा, और जो हाइड्रोक्साइड है वो CO2 को अवशोषित करके फाइनली कार्बोनेट बना देगा। तो अगर मैं बोलूं कि सोडियम की अभिक्रिया नम वायु से करा दें, अंतिम उत्पाद क्या? ऑब्वियस सी बात है, सोडियम कार्बोनेट। मामला कार्बोनेट पे जाके ही तो रुकने वाला है, हालांकि हाइड्रोजन भी साथ में निकलेगी नो डाउट। तो सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा। अच्छा, बेरिलियम कार्बोनेट नहीं बनाता। बेरिलियम का कार्बोनेट अत्यधिक अस्थायी है, इतना ज़्यादा कि खुला छोड़ दोगे टूट जाएगा बेरिलियम ऑक्साइड प्लस CO2 में। तो बेरिलियम का कार्बोनेट नहीं बनेगा, बाकी सारे धातुओं के कार्बोनेट इस तरह से बन जाते हैं। चलिए, ये रिएक्शन यहाँ खत्म हुई, अब आगे की बातचीत कर ली जाए। आइए ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की बातचीत कर ली जाए। तो भाई लिथियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाता है, सोडियम परऑक्साइड बनाता है, पोटेशियम रुबिडियम सीजियम सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। दरअसल ये हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी एक है जो कहती है कि बड़े धनायन को बड़े ऋणायन के साथ रहना चाहिए, वहाँ पर स्थायित्व अधिक मिलेगा। छोटे धनायन को छोटे ऋणायन के साथ रहना चाहिए, वहाँ स्थायित्व अधिक मिलेगा। बड़ा बड़े के साथ जाता है, छोटा छोटे के साथ जाता है। तो भाई ऑक्सीजन छोटा है, ऑक्साइड छोटा है, परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड बड़े हैं, और यही वजह है कि जनरली आपको सुपर ऑक्साइड जो है समूह में जो नीचे के सदस्य हैं वही बनाते हुए दिखाई देंगे। और क्षारीय मृदा धातुओं में सुपर ऑक्साइड नहीं बन पाते इतने। क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि ये ध्रुवण ज़्यादा कराते। आपको पता है अगर ध्रुवण ज़्यादा होगा तो आप परऑक्साइड आसानी से नहीं बना सकते, स्थायित्व तो आपको कम मिलेगा। वो पैटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए, अगर हम बात करें कि इस तरह से मैं सीमित वायु की सप्लाई दे दूं, भाई अधिकता में वायु है तो नो डाउट आपको सोडियम परऑक्साइड ही मुख्य उत्पाद मिलने वाला है, साथ में थोड़ी बहुत अशुद्धि के रूप में सोडियम सुपर ऑक्साइड भी रहेगा। मन में आता है कि एक सीमित सप्लाई दे दी जाए ऑक्सीजन की, फिर बनाया जाए सोडियम ऑक्साइड, तो क्या हम ये सोडियम ऑक्साइड बनाने की विधि सही रहेगी? खास करके लैब में बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि अशुद्धि आने वाली है ना। परऑक्साइड आपको बनाना था ऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड तो अशुद्धि के रूप में आ रहे हैं, दिक्कत है। बेटर है कि कोई परऑक्साइड लेके सीधे सीधे गर्म कर लो। आप खुद ही सोचो ना, अगर मेरे पास Na2O2 है और उसको मैं सीधे गर्म कर लूँ तो अशुद्धि का चांस ही नहीं। सीधे ऑक्साइड मिल रहा है, O2 मिल रहा है, O2 को अलग कर लो, ऑक्साइड ठोस अवस्था में मिल गया। तो ये एक तरीका है। क्षारीय मृदा धातु में हम देख ही रहे हैं कि बेरिलियम और मैग्नीशियम सामान्य ऑक्साइड बनाते हैं, और बाकी कैल्शियम से लेके बेरियम तक आपको परऑक्साइड मिलते हैं। अच्छा, ऑक्साइड परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड पहचानना आज सबसे आसान काम। आपने रेडॉक्स चैप्टर में पढ़ा होगा, ऑक्साइड का ऑक्सीकरण अंक -2 है, परऑक्साइड का ऑक्सीकरण अंक -1 है, और सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक -1/2 है। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक निकाल दो। थैंक यू बच्चों, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। हज़ारों बच्चे हमारा वीडियो देख रहे हैं। आप प्लीज़ यहाँ डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक दी गई है उस पर क्लिक करें और अपना इनरोलमेंट सुनिश्चित करें। बच्चों, आपको अगर डाउट सॉल्विंग से रिलेटेड कुछ चीज़ चाहिए, आप स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तब भी प्लीज़ हमारे प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में अवेलेबल है। अगर ये -2 आ रहा है तो ऑक्साइड है, -1 आ रहा है तो परऑक्साइड है, -1/2 आ रहा है तो क्या है? सुपर ऑक्साइड है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन केवल सुपर ऑक्साइड में है, ऑक्साइड और परऑक्साइड में तो है नहीं। तो ऑक्साइड परऑक्साइड रंगहीन मिलेंगे, सुपर ऑक्साइड में आपको रंग दिखाई देंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। खैर, यूजेस की अगर बात करें, इनके उपयोग की बात करें, तो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड तो अंतरिक्ष में या ऊंचे पहाड़ों पर ऑक्सीजन स्रोत के तौर पे लिया जाता है। 2 कारण उसके, एक तो इसका उसमें स्थायित्व कम है, जरा गर्म किया नहीं कि ऑक्सीजन दिया नहीं, जल्दी ब्रेक कर जाता है।
पोटेशियम ऑक्साइड प्लस O2 देता है। दूसरा, ये ना सिर्फ O2 देता है बल्कि CO2 को एब्जॉर्ब भी करता है और कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब सोचो ना, अंतरिक्ष में जहाँ पर आसपास जो हवा है, जो वायु है, वो लिमिटेड है, तो कंटिन्यूसली वहाँ पे CO2 तो एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है ना। तो अगर आप उस केस में पोटेशियम सुपर ऑक्साइड को यूज करते हैं तो दो फायदे हो रहे हैं। एक तो आसपास के एनवायरनमेंट में आप O2 बढ़ा पा रहे हो, और दूसरा CO2 कम कर रहे हो, क्योंकि वो CO2 को एब्जॉर्ब करके कार्बोनेट में कन्वर्ट हुआ जा रहा है। ड्यूअल बेनिफिट है। उसमें स्थायित्व की अगर बात करें तो बेरिलियम मैग्नीशियम की जालक ऊर्जा अत्यधिक है, यही वजह है इनका उसमें स्थायित्व बहुत ज़्यादा है कि गर्म कर दोगे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सट्रीम हाई है, टूटेंगे ही नहीं। और यही वजह है कि भट्टियों में जो अस्तर लगाया जाता है, उनमें जो अग्निसह पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है, वो बेरिलियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड को ही करते हैं। चलिए, ये तो इधर वाली यूजेस की बात हो गई। अम्ल क्षार की कुछ बातचीत। धातु हैं और धातु के ऑक्साइड ज़्यादातर क्षारीय होते हैं, वो इधर भी है। हालांकि बेरिलियम ऑक्साइड उभयधर्मी है और मैग्नीशियम ऑक्साइड एक दुर्बल क्षार है। इनको छोड़ो तो बाकी सब आपके लिए प्रबल क्षार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिएक्शंस की बात करें, क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोजन रिलीज करते हैं, और हाइड्रोजन केवल और केवल तभी मिलेगी जब मेटल रिएक्शन करेगी वाटर से। अदरवाइज आपने ऑक्साइड लिया, वाटर से रिएक्शन किया तो हाइड्रोक्साइड बनने वाला है। परऑक्साइड लोगे, वाटर से रिएक्शन करोगे तो हाइड्रोक्साइड के साथ साथ H2O2 बनेगा। हाइड्रोक्साइड तो सब जगह बनेगा भाई। हाइड्रोक्साइड के साथ साथ H2O2 कब बनेगा? जब परऑक्साइड लिया है। और अगर सुपर ऑक्साइड लिया है तो हाइड्रोक्साइड के साथ साथ H2O2 और H2O2 के साथ साथ O2 भी मिलता है। तो ये हमारी कुछ और रिएक्शन खत्म हुई एयर के साथ। जो ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड बनाए उनको हमने वाटर से ट्रीट करके भी देख लिया। अब आगे की रिएक्शन आइए, अब लिक्विड अमोनिया में, द्रव अमोनिया में घोल के देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। तो भाई फर्स्ट ए में कोई भी धातु है, उसको जब आप द्रव अमोनिया में घोलते हैं तो द्रव अमोनिया में घोलने पे एक तो बनता है धनायन, अमोनीकृत धनायन बनेगा, सामान्य धनायन नहीं होगा। और दूसरा बनता है ऋणायन, और ऋणायन भी, ऋणायन क्या, इलेक्ट्रॉन बोल दो। और ये इलेक्ट्रॉन भी कौन सा है? अमोनीकृत, क्योंकि अमोनिया जुड़ी हुई है। तो इसको क्या नाम दोगे? इसको बोलोगे आप, ये है अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन। अब इस अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन की वजह से कुछ गुणधर्म आते हैं। क्या गुणधर्म आते हैं? एक तो इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, तो समझ सकते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो विलयन क्या होता है? अनुचुंबकीय होता है। और विलयन नीले रंग का दिखाई देता है, तो विलयन का जो गहरा नीला रंग है वो भी इसी की देन है। और इलेक्ट्रॉन मिल रहा है आसानी से, उससे अपचायक गुणधर्म आएगा। तो ये विलयन जो है वो प्रबल अपचायक है। ये तीनों गुणधर्म के लिए उत्तरदायी कौन है? अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, विलयन विद्युत का चालन करेगा, और चालकता जो आएगी वो इधर वाले दोनों हिस्से की वजह से आएगी, क्योंकि आवेश ये भी है, आवेश ये भी है। आवेश की वजह से चालकता आती है। तो चालकता का जो गुणधर्म है वो किसी एक की वजह से नहीं है, वो दोनों की वजह से, धनायन भी और इलेक्ट्रॉन भी। अच्छा, होता क्या है कि जब इस विलयन को आप क्या करते हो? वाष्पीकृत कर देते हो। तो विलयन को जब वाष्पीकरण करोगे तो ये सांद्र विलयन हो जाएगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। सांद्र विलयन जहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ सांद्रता 3 मोलरता से ज़्यादा है, उस केस में होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन हैं, आधे जो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, आधे जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन ग्रुप बना जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्लस्टर। क्लस्टर मतलब गुच्छा। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का ग्रुप बन गया तो ये तो अयुग्मित हो गए ना। और इलेक्ट्रॉन जैसे ही युग्मित से अयुग्मित होते हैं, विलयन अनुचुंबकीय नहीं रह जाता, यह विलयन क्या हो जाता है? प्रतिचुंबकीय हो जाता है। और धातु आयन क्लस्टर बनते हैं, जिसकी वजह से ये क्लस्टर बनने की वजह से विलयन जो होता है वो ब्रॉन्ज जैसा हो जाता है, पीतल जैसा रंग इसका दिख जाता है। तो इसका जो कलर है वो कैसा है? पीतल के जैसा हो जाता है। जो कहानी इधर है वही कहानी सेकंड ए में है, बस बेरिलियम मैग्नीशियम इस कहानी का हिस्सा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, हम लिख सकते हैं कि अधिक आयनन ऊर्जा के कारण बेरिलियम और मैग्नीशियम द्रव अमोनिया में नहीं घुलते। ये कहानी यहाँ नहीं बन पाती। हाँ,
बाकी की जो धातुएं हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बाकी की धातुओं को आप घोलें। ये देखिए द्रव अमोनिया में घोल दिया, क्या बनेगा, एक धनायन बनेगा। बस आवेश वहां पे क्या था, पहले +1 था और यहाँ पर m के साथ जो आवेश होगा वो +2 होगा। वहाँ अमोनिकुलर इलेक्ट्रॉन बैलेंस रिएक्शन में 1 दिख रहा था और यहाँ पर अमोनिकुलर इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कितने दिखेंगे, 2 दिखाई देंगे। बाकी कहानी सेम है, मतलब जो कहानी इधर लिखी है ना वही सारी हिस्ट्री इधर भी लिख सकते हैं। चालकता आएगी, अनुचुंबकीय होंगे, गहरा नीला रंग आएगा, प्रबल अपचायक होंगे। चालकता के लिए धनायन ऋणायन दोनों जिम्मेदार होंगे। और ये कहानी भी लिख सकते हैं कि विलयन जैसे ही सांद्र बनेगा, सांद्र विलयन बनने पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लस्टर बन जाएगा जिसकी वजह से विलयन प्रतिचुंबकीय हो जाएगा, कलर चेंज होकर ब्रॉन्ज हो जाएगा। याद रखिए ये जो विलयन होता है वो अस्थायी होता है। जब बनाते हैं ना तो इसके वजह से क्या बनता है, अस्थायी विलयन 6-7 दिन से ज़्यादा नहीं टिकता। तो फिर क्या होता है, अगर विलयन रखा रहने दें, विलयन रखा रहने पर 6-7 दिन तक छोड़ दो तो क्या होगा, जैसे ये सोडियम वाली कहानी देख लें, ये था आपके पास, ये धनायन था और ये आपके पास इलेक्ट्रॉन था, ये यहाँ से एमाइड बन जाता है और एमाइड बनने के साथ साथ हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। वो उधर भी है इधर भी है, दोनों जगह सेम कहानी है। शुष्क अमोनिया के साथ जो रिएक्शन है वो जरूर आपको थोड़ी सी अलग दिखाई देगी, उसको अलग से याद रखना है। शुष्क अमोनिया के साथ अभिक्रिया, शुष्क अमोनिया के साथ जब आप अभिक्रिया करने जाओगे तो लिथियम जो है वो तो बनाता है इमाइड। इमाइड क्या होता है, NH डाई नेगेटिव। तो लिथियम क्या बनाता है, इमाइड बनाता है। और लिथियम को छोड़ के कोई भी मेटल उठा लो, ये जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगी तो फाइनली क्या बनाएगी, एमाइड बनाएगी, MnH2। तो NH2 माइनस क्या होता है, एमाइड होता है, ये एमाइड बनाएगी और साथ में हाइड्रोजन क्या होगी, रिलीज हो जाएगी। तो शुष्क अमोनिया के साथ ये और पॉइंट याद रखें, और इसी के साथ ये रिएक्शन भी क्या होती है, समाप्त होती है। आइए अब कुछ आगे की बातचीत कर ली जाए। हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करें तो लिथियम हाइड्रोक्साइड, इसको आप छोड़ दो, है ना। लिथियम हाइड्रोक्साइड को छोड़ के बाकी जितने भी क्षारीय धातुओं के हाइड्रोक्साइड हैं वो गर्म करने पर विघटित नहीं होते। मैं कार्बोनेट टिक गया, मैं लिख देता हूँ। लिथियम हाइड्रोक्साइड को छोड़कर फर्स्ट एक अन्य सभी हाइड्रोक्साइड गर्म करने पर विघटित नहीं होते। ठीक है, आप देख सकते हैं कि MOH टाइप का हाइड्रोक्साइड बनेगा क्षारीय धातु का, वैसे आप गर्म करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। हाँ, लिथियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करोगे तो ये ऑक्साइड और H2O दे जाएगा। सेकेंड है कि तो जितने भी हाइड्रोक्साइड हैं वो विघटित हो जाते हैं गर्म करने पर। सारा खेल ध्रुवण का है। आपको पता है क्षारीय मृदा धातु ज़्यादा ध्रुवण करा पाते हैं, लिथियम भी अच्छा खासा ध्रुवण करा देता है। यही वजह है कि इनके हाइड्रोक्साइड विघटित हो रहे हैं, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहे हैं गर्म करने पे। बाकी क्षारीय धातु के बाकी के जो हाइड्रोक्साइड हैं उनमें ध्रुवण उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। ध्रुवण कम है तो स्थायित्व ज़्यादा है, स्थायित्व ज़्यादा है तो ब्रेक नहीं होंगे। सो खेल ध्रुवण का है। हाइड्राइड में H- आयन बहुत छोटा है कंपैरेटिवली, तो यहाँ ध्रुवण को लेके इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर डोमिनेटिंग कैरेक्टर जो है वो है जालक ऊर्जा का, लेटिस एनर्जी का। लेटिस एनर्जी ज़्यादा है तो स्थायित्व ज़्यादा है, लेटिस एनर्जी कम है तो स्थायित्व कम है। ये देखो उसमें स्थायित्व का क्रम लिखा भी है। आपको पता है लिथियम हाइड्राइड की जालक ऊर्जा सबसे ज़्यादा है तो स्थायित्व सबसे ज़्यादा मिल रहा है। सीएम हाइड्राइड की जालक ऊर्जा सबसे कम है तो स्थायित्व सबसे कम मिल रहा है। ठीक, हाइड्राइड बनाएंगे कैसे, सीधे हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दो, हाइड्राइड बन जाएंगे। ये देखो क्षारीय धातु के हाइड्राइड, क्षारीय मृदा धातु के हाइड्राइड सीधे हाइड्रोजन से रिएक्शन पे बन रहे हैं। बट बेरिलियम का हाइड्राइड सीधे सीधे हाइड्रोजन से रिएक्शन करने पर नहीं बनता। इसके लिए आपको इनडायरेक्ट मेथड यूज करनी पड़ेगी। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से जब आप BeCl2 को अभिकृत कराते हैं तो हाइड्राइड बनते हैं, BeH2 बनता है। सीधे नहीं बनता BeH2, अप्रत्यक्ष रूप से बनता है, याद रखिएगा, या हमें पूछते हैं। अब हाइड्राइड से और क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो भाई हाइड्राइड में अपचायक गुणधर्म पूछा जा सकता है, कौन अच्छा अपचायक। तो भाई
जिसका उसमें स्थायित्व तो सबसे कम है वो जल्दी हाइड्रोजन देगा, जल्दी अपचयन कराएगा। तो अपचायक गुणधर्म उसमें स्थायित्व का जस्ट रिवर्स होता है। उसमें स्थायित्व तो सबसे ज़्यादा है, अपचायक गुणधर्म सबसे कम। उसमें स्थायित्व तो सबसे कम है, अपचायक गुणधर्म सबसे ज़्यादा। सीधा सीधा कंसेप्ट है अपचायक गुणधर्म का। चलिए, ये तो बन गए। हाइड्राइड की आपने वाटर से रिएक्शन हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स में देखी होगी। CaH2 हाइड्रोलिथ के नाम से जाना जाता है, याद है आपको। ये जल से अभिक्रिया करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है। मेरे कहने का मतलब हर वो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है ना, गारंटी है हाइड्राइड से रिएक्ट कर ही जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है। इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकालना सबसे आसान काम है, और हाइड्राइड के लिए कोई मुश्किल का टास्क है ही नहीं। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से किसको आयनिक हाइड्राइड का उपयोग करके शुष्क किया जा सकता है? ध्यान से सुनना, निम्नलिखित में से किसको आयनिक हाइड्राइड का उपयोग करके शुष्क किया जा सकता है? ऑप्शन A CH3OH मिथेनॉल, ऑप्शन B फिनॉल C6H5OH, ऑप्शन C एसिटिक एसिड CH3COOH एंड ऑप्शन D बेंजीन। तो A, B और C में तो आपको ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन दिख रहा है ना, तो वाटर से रिएक्शन तो करेगा CaH2 आयनिक हाइड्राइड, साथ साथ आपने जो कंपाउंड जिसको सुखाना था उससे भी रिएक्ट कर जाएगा। अब जिस कंपाउंड को आपको सुखाना था अगर उसी से रिएक्ट कर गया तो फायदा क्या हुआ? ये तो बात ही गलत हो गई ना। हाँ, बेंजीन में ऐसा कोई हाइड्रोजन नहीं है जो विद्युत ऋणात्मक परमाणु से जुड़ा हो, जो आसानी से निकले H+ के फॉर्म में। और यही वजह है कि अगर आपने कैल्शियम हाइड्राइड को ट्रीट कराने की कोशिश की तो वो बेंजीन से तो रिएक्ट नहीं करेगा, उसमें जो H2O है उससे जरूर रिएक्ट करके उसको बाहर निकाल देगा। सो इस तरह के कुछ कॉमन सेंस भी कई बार हमें लगाने होते हैं। आइए, हाइड्राइड की बातचीत तो हो गई, कार्बोनेट की बात भी कर ली जाए। अभी वो जो स्टेटमेंट लिखा था वो कार्बोनेट के लिए गलती से लिखने में आया था कि लिथियम कार्बोनेट को छोड़ के अन्य सभी कार्बोनेट विघटित। प्यारे बच्चों, रोज़ आपके कमेंट आ रहे हैं कि सर आप इस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाएं, इस टॉपिक को थोड़ा सा एलेबोरेट करें, इसको समझाएं। प्लीज़ बेटा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दरअसल हो ये रहा है कि कई बार जो टॉपिक आप बोलते हैं ऑलरेडी उस टॉपिक का वीडियो अवेलेबल होता है हमारे YouTube चैनल पर, है ना। सो आप जब बेल आइकॉन प्रेस करते हैं तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और वहाँ से आप हमारे सारे वीडियो देख पाएंगे। नहीं होते हैं भाई, सीधा सीधा ध्रुवण का, जहाँ पर आपको ऋणायन बड़े आकार का दिख गया ना, ध्रुवण का कंसेप्ट लगाओ। तो कार्बोनेट, नाइट्रेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, इन सब में एक ही चीज़ चल रही है। क्षारीय धातु का जो लवण होगा ज़्यादा स्थायी होगा, क्षारीय मृदा धातु का जो लवण होगा कम स्थायी होगा, और समूह में ऊपर से नीचे जाने पर स्थायित्व तो घटता जाएगा, क्योंकि कंसेप्ट ध्रुवण का है। इन सब के लिए स्थायित्व जो है वो ध्रुवण के व्युत्क्रमानुपाती है। लिथियम कार्बोनेट से लेके सीजियम कार्बोनेट तक स्थायित्व बढ़ेगा, याद है ना। हाइड्राइड का मामला उल्टा है, हाइड्राइड में चालक ऊर्जा का कंसेप्ट है, इधर ध्रुवण का है, और ये सब मैं केमिकल बॉन्डिंग में आपको पढ़ा चुका हूँ, तो आप प्लीज उधर देखें। फिलहाल हम कार्बोनेट को डिकम्पोज करने की कोशिश करें। लिथियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करोगे हो जाएगा, CO2 देगा, ऑक्साइड बनाएगा। सोडियम कार्बोनेट नहीं होगा, क्योंकि लिथियम कार्बोनेट को छोड़ के क्षारीय धातु के अन्य कार्बोनेट विघटित नहीं होते हैं। सेकेंड है, क्षारीय मृदा धातु के जितने भी कार्बोनेट हैं वो सब गर्म करने पे विघटित हो जाते हैं। इवन दो बेरिलियम आपको पता है अत्यधिक छोटा है, ऊपर से आवेश +2 है, अच्छा खासा ध्रुवण कराता है बेरिलियम, इतना ध्रुवण कराता है कि ये अस्थायी बन जाता है बेरिलियम कार्बोनेट। अगर खुला छोड़ दोगे ना एटमॉस्फेयर में टूट जाएगा, CO2 रिलीज कर जाएगा, ये स्थायी है ही नहीं बेरिलियम कार्बोनेट। फिर इसको कैसे रखा जाए? तो भाई डब्बे में बंद करके रख दो CO2 मिला के। बेरिलियम कार्बोनेट को CO2 के वातावरण में रखा जाता है, उससे क्या होगा? रिएक्शन इमेजिन करें, बेरिलियम कार्बोनेट है, विघटित हो रहा है, बेरिलियम ऑक्साइड प्लस CO2 बना रहा है, और ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है बंद डब्बे में। अब इसमें अगर आपने CO2 मिला दिया, उत्पाद की सांद्रता बढ़ा दी, तो अभिक्रिया पश्चिम दिशा में चली जाएगी, कार्बोनेट बनने लग जाएगा। लासातेली सिद्धांत पढ़ा होगा आपने रासायनिक साम्य में, उसी को तो अप्लाई करना है। बस आप फैक्ट याद रखें कि बेरिलियम कार्बोनेट को CO2 के वातावरण में रखा जाता है। एक इंटरेस्टिंग कार्बोनेट अगर आप याद रख पाएँ तो वॉशिंग सोडा है, सोडियम कार्बोनेट .10H2O। वॉशिंग सोडा को जब आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम के टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो 10 में से 9 H2O बाहर निकल जाते हैं, इसे बोला जाता है उत्फुलन, इफ्लोरेसेंस। और जब इसको 100 से ज़्यादा गर्म करते हैं तो बचा खुचा एक H2O भी निकल जाता है।
तो टेम्परेचर जरूर याद रखिएगा यहाँ पे, क्योंकि टेम्परेचर का रोल है। और बाकी कार्बोनेट तो विकसित होने से रहा। कुछ और नाम कई बार पूछ लेते हैं, जैसे K2CO3 और Na2CO3 का मिक्सचर, फ्यूजन मिक्सचर है। K2CO3 को पर्ल एस के नाम से जाना जाता है, मोतियों की राख। तो ये तो खैर आती रहेंगी चीज़ें, आगे भी आपके सुनने में आती रहेंगी। फिलहाल यहाँ तक की बातचीत खत्म करते हैं और डिस्कस करते हैं अपना अगला सॉल्ट। आइए कुछ बातचीत बाइकार्बोनेट के बारे में कर ली जाए। अभी तक इतना तो समझ चुके हैं कि थर्मल स्टेबिलिटी अगर बाइकार्बोनेट की देखनी है तो कंसेप्ट किसका चलेगा, पोलराइजेशन का चलेगा। और ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर पोलराइजेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। और पोलराइजेशन डिक्रीज होता है तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मैं बात कर रहा हूँ ऊष्मीय स्थायित्व। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब ऊष्मीय स्थायित्व, पोलराइजेशन बोले तो ध्रुवण, है ना। तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, धनायन का आकार बढ़ता है। और धनायन का आकार बढ़ेगा तो ध्रुवण कम होगा, और ध्रुवण कम होगा तो उसमें स्थायित्व तो ज़्यादा मिलेगा। बहुपरमाणुक ऋणायन है ना, इसलिए। तो अगर मैं आपसे पूछता कि फर्स्ट ए में उसमें स्थायित्व का क्रम क्या होगा, लिथियम बाइकार्बोनेट, इससे ज़्यादा स्थायी सोडियम बाइकार्बोनेट, उससे ज़्यादा स्थायी पोटेशियम बाइकार्बोनेट, रुबिडियम बाइकार्बोनेट और सीजियम बाइकार्बोनेट। ये रहेगा स्थायित्व का क्रम। और सेकेंड ए में भी कहानी ऐसी होगी। लिथियम बाइकार्बोनेट केवल विलयन अवस्था में मिलेगा, ठोस अवस्था में नहीं होगा, केवल जलीय विलयन के रूप में होता है। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो ठोस अवस्था में भी है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट से लेकर सीजियम बाइकार्बोनेट तक ये सारे के सारे आपको ठोस अवस्था में मिल सकते हैं। लिथियम बाइकार्बोनेट केवल और केवल जलीय अवस्था में पाया जाएगा। और सेकेंड ए के बाइकार्बोनेट में उसमें स्थायित्व का क्रम ये रहा, बेरिलियम बाइकार्बोनेट, एंड सो ऑन। और सबसे ज़्यादा स्थायी कौन सा होगा, बेरियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। और ये सारे के सारे बाइकार्बोनेट ठोस अवस्था में नहीं मिलते, ये केवल जलीय विलयन के रूप में पाए जाते हैं। स्थायी तो बहुत ज़्यादा नहीं है ना, इसीलिए तो जलीय विलयन के रूप में पाए जाते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, वैसे हम आगे पढ़ेंगे भी सही, जब एक एक केमिकल उठाएंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लिया जाएगा। फिलहाल बाइकार्बोनेट की कहानी ये है। अब बाइकार्बोनेट कोई सा भी हो, जब आप किसी धातु बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं, अब चाहे ये बाइकार्बोनेट आपका फर्स्ट ए का हो या सेकंड ए का हो, बहुत कम ऐसा होता है कि फर्स्ट ए का कोई सॉल्ट लवण क्या हो गर्म करने पे विघटित हो जाए, बट बाइकार्बोनेट की एक खासियत है, इसको अगर आप गर्म करोगे धातु बाइकार्बोनेट को तो क्या बनेगा, धातु कार्बोनेट बनेगा। और धातु कार्बोनेट के साथ साथ में क्या होगा, CO2H2O। जैसे मैं आपसे पूछूं कि सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करने पर क्या मिलने वाला है, तो भाई सोडियम कार्बोनेट मिलने वाला है, साथ में क्या मिलेगा, CO2 और H2O मिल जाएगा। ये तो बाइकार्बोनेट की बात खत्म हुई। थोड़ी सी बातचीत कर लें किसकी, नाइट्रेट की। ये भी बहुपरमाणुक ऋणायन है, तो उसमें स्थायित्व का क्रम जो बाइकार्बोनेट में आ रहा है वो इधर भी मिलेगा, बट ब्रेकिंग अलग अलग है। समझें, फर्स्ट ए में लिथियम को छोड़कर, लिथियम तो अलग भागेगा, इसी आप अच्छी तरह से जानते हैं, बाकी की कहानी बता रहा हूँ। लिथियम को छोड़ के बाकी के धनायन का जो आयनिक विभव होता है वो कम होता है ना, आवेश आकार का अनुपात, ध्रुवण करने की क्षमता कम होती है। और यही वजह है कि उनके जो नाइट्रेट होते हैं उनको गर्म कर दिया जाए अगर, तो ये क्या बनाते हैं, नाइट्राइट बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। एक ही गैसीय उत्पाद मिलता है ऑक्सीजन, बाकी तो ठोस है, नाइट्राइट बनता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें
जो सोडियम नाइट्रेट है उसकी कहानी थोड़ी सी अलग है। क्यों अलग है? वैसे तो आपसे पूछा जाए कि सोडियम नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या बनता है, तो यही करना है, क्योंकि ज़्यादातर केस में हमारे पास जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड से कम का होता है। और अगर टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड से कम का है तो यहाँ पर नाइट्राइड बनेगा, O2 बनेगा, कोई चेंज नहीं है। दिक्कत कब होती है? जब आप जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा रखते हैं। उस केस में ये टूट जाता है और आपको ऑक्साइड मिलता है, नाइट्रोजन गैस मिलती है और ऑक्सीजन गैस मिलती है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं, प्लीज़ उन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक उनकी पहुंच हो सके। प्यारे बच्चों, आपका बहुत प्यार और स्नेह हमें मिल रहा है और यही वजह है कि हम हाईली मोटिवेटेड रहते हैं आपको अपनी बेहतर सुविधाएं देने के लिए, बेहतर सेवाएं देने के लिए। बाकी के जो आपको जहाँ ध्रुवण थोड़ा सा भी ज़्यादा हुआ, समझें, आप फर्स्ट ए से लिथियम को उठा लें, सेकेंड ए में सारे के सारे ले लें, इसके अलावा जिंक ले लें, लेड ले लें, टिन ले लें, कोई भी ले लें, सबकी एक जैसी कहानी है। यहाँ पर अगर आपने मेटल नाइट्राइट लिया है, मेटल नाइट्रेट लिया है और मेटल नाइट्रेट को हीट कर दिया तो क्या बनता है? मेटल का ऑक्साइड बनता है और साथ में मिलता है NO2 और O2। दो गैसीय उत्पाद मिलते हैं, एक तो NO2 और दूसरा गैसीय उत्पाद क्या मिलता है? O2। जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाई कैल्शियम नाइट्रेट को गर्म कर रहे हैं, बताओ कैल्शियम नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या बनने वाला है? तो एक तो कैल्शियम ऑक्साइड बनने वाला है, साथ में NO2 बनने वाला है और साथ में O2 बनने वाला है। याद है ना? सो आसान सा काम है। जैसे अब कैल्शियम की जगह आप लेड कर दो तो भी यही कहानी है। लेड नाइट्रेट को गर्म करोगे तो क्या बनेगा? PbO, NO2, O2। जिंक नाइट्रेट को गर्म कर दोगे तो क्या बनेगा? ZnO, NO2, O2। यही तो बनेंगे। अब आपको पता है कि भाई सिल्वर और मरकरी के जो ऑक्साइड हैं उच्च ताप पर अस्थायी होते हैं और टूट के धातु दे जाते हैं। तो कहीं आपने सिल्वर नाइट्रेट लिया होता और इसको गर्म करते समय टेम्परेचर आपने 300 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा रख दिया होता तो फिर सिल्वर मिल जाता और सिल्वर के साथ क्या मिलता? NO2, O2। तो सिल्वर और मरकरी के जो ऑक्साइड हैं अस्थायी होते हैं, वो ऑक्साइड भी टूट जाते हैं और फाइनली आपको धातु मिल जाती है। ये नाइट्राइट की कहानी ख़त्म है। कुछ और अगर नाम याद रखना चाहें तो NaNO3 को चिली सॉल्ट पीटर के नाम से जाना जाता है, ये होता है चिली सॉल्ट पीटर। और KNO3 इंडियन सॉल्ट पीटर के नाम से जाना जाता है, लिख देते हैं KNO3। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं इंडियन सॉल्ट पीटर। वैसे आगे की कहानी आएंगी, इनमें आगे पढ़ते रहेंगे ये सारी चीज़ें, तो तब तक के लिए याद रख लें। यहाँ पर बाइकार्बोनेट नाइट्रेट की कहानी ख़त्म होती है। आइए अब सल्फेट की बात कर ली जाए। भाई सल्फेट में अगर ध्रुवण का आप कंसेप्ट लगाएं तो समझ सकते हैं कि लिथियम सल्फेट जो होगा वो गर्म करने पर विघटित हो जाएगा। बाकी क्षारीय धातुओं के कोई भी सल्फेट, चाहे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, किसी का भी हो, ये गर्म करने पर विघटित नहीं होंगे, केवल लिथियम सल्फेट विघटित होगा। दूसरी बात, सेकेंड है क्षारीय मृदा धातु का सारे के सारे सल्फेट ही गर्म करने पर विघटित हो जाते हैं, क्योंकि ध्रुवण ज़्यादा है तो स्थायित्व तो कम मिलेगा। और समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धनायन का आकार बढ़ता है, जिसकी वजह से ध्रुवण कम हो जाता है। ध्रुवण कम होता है तो स्थायित्व तो बढ़ता है। सो सल्फेट का स्थायित्व समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। ये हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं। एक बड़ा सा इंटरेस्टिंग जो काम है वो है हमारे लिए जिप्सम का। पूछा जाता है एग्जाम में, तो बेटर है उसको पढ़ लिया जाए। भाई जिप्सम क्या होता है? CaSO4.2H2O, ये जिप्सम है। और इस जिप्सम के दो क्रिस्टलीय रूप होते हैं, एक होता है मोनोक्लिनिक, एक नताक्ष, और एक होता है रोहम्बिक। ठीक, मोनोक्लिनिक फॉर्म जो है इसको आप गर्म कर दें, हल्का गर्म करना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, तो धीरे धीरे ये कन्वर्ट हो जाता है रोहम्बिक में। अच्छा, रोहम्बिक जो आपके पास जिप्सम है, इसको अगर 120 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर आप गर्म कर देते हैं तो 120 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर ये हेमीहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। हेमी का मतलब होता है आधा। तो आधा H2O दिखाई दे रहा है आपको,
कैल्शियम सल्फेट के साथ, इसीलिए तो इसे क्या कहते हैं, हेमीहाइड्रेट कहते हैं। तो जब आप जिप्सम को 120 से कम के टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है, हेमीहाइड्रेट बन जाता है। हेमीहाइड्रेट को आप गर्म कर दीजिए 120 से ऊपर के टेम्परेचर पे, ये डेड बर्न्ड प्लास्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डेड बर्न्ड प्लास्टर। डेड बर्न्ड प्लास्टर को आप स्ट्रॉन्ग हीट करें, तेज गर्म करें, और स्ट्रॉन्ग हीट करने पर ये क्या होगा, एनहाइड्रस कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में SO2O2। अब ये जो हेमीहाइड्रेट है ना, CaSO4.12H2O, इसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से भी जानते हैं, POP। कई बार ये फॉर्मूला ऐसे नहीं भी लिखते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया जाता है, कंफ्यूज मत हो जाना। 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये ऐसा दिखेगा, H2O फिर 1 दिखाई देगा, हेमीहाइड्रेट ही है। 2 कैल्शियम सल्फेट के साथ अगर 1 H2O है तो 1 के साथ कितना हुआ, आधा हुआ ना भाई। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता था बच्चे से कि सर आधा H2O तो कहाँ से लाओगे, या तो पूरा 1 मॉलिक्यूल लाओगे या 1 भी नहीं लाओगे। तो हकीकत में मामला ये है कि 2 कैल्शियम सल्फेट पे 1 H2O मिलता है। चलिए, ये तो कहानी हो गई POP की। हेमीहाइड्रेट को POP के नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP का फुल फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस वो प्लास्टर होता है ना, कई बार चोट लग जाती है, हड्डी ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, तो डॉक्टर प्लास्टर बांध देता है, जुड़ जाएगी हड्डी। ये जो प्लास्टर बांधता है वो यही प्लास्टर है, उसमें पानी लगा दिया तो धीरे धीरे ये वाटर को एब्जॉर्ब करके जिप्सम में कन्वर्ट होएगा, और POP के जिप्सम में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की सेटिंग हो रही है। एक बार जब ये सेट हो जाता है, ये रोम्बिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो धीरे धीरे टाइम के साथ ये रोम्बिक फॉर्म मोनोक्लिनिक में बदलता जाता है और ये प्लास्टर हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है। तो अगला जो स्टेप है वो है हार्डनिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कठोर किया जा रहा है इधर। एक और चीज, डेड बर्न्ड प्लास्टर जो होता है ना, इसमें जल अवशोषण की क्षमता नहीं होती। ये ऐसा नहीं है यहाँ पे पानी डालोगे ये कन्वर्ट हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, यहाँ पानी डालोगे फर्क ही नहीं पड़ेगा। डेड बर्न्ड प्लास्टर में जल अवशोषण की कोई भी क्षमता नहीं होती है। अभी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेटिंग और हार्डनिंग की प्रोसेस है, उसके लिए 2 तरह के उत्प्रेरक, एक जिसकी वजह से ये जल्दी हार्ड हो जाए, प्लास्टर ऑफ पेरिस जल्दी सेट हो जाए, वो धनात्मक उत्प्रेरक, एक जिसकी वजह से देर लगने लग जाए, वो ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो भाई सेटिंग और हार्डनिंग के लिए धनात्मक उत्प्रेरक तो होता है NaCl, और जो ऋणात्मक उत्प्रेरक है वो आपको मिलेगा बोरेक्स और एलम यानी फिटकरी। बाकी सल्फेट आपको S ब्लॉक में तो नहीं, D ब्लॉक में बहुत सारे सल्फेट मिल जाएंगे। ब्लू विट्रियोल है, कॉपर सल्फेट .5H2O, वाइट विट्रियोल है, ZnSO4.7H2O, इसके अलावा एप्सम सॉल्ट है, MgSO4.7H2O। इनको गर्म करोगे, जैसे ब्लू विट्रियोल को गर्म करें आप, 200 से कम का टेम्परेचर रखोगे तो 5 में से 4 H2O निकल जाएंगे, इफ्लोरेसेंस हो जाएगा, उत्फुलन हो जाएगा। 4 H2O निकल गए, 1 बच गया। 200 से ज़्यादा गर्म करोगे, बचा खुचा वो 1 भी निकल लेगा। और रेड हीट कर दोगे, 800 पे गर्म कर दोगे तो ये भी टूट जाएगा, ऑक्साइड SO2 और O2 बना जाएगा। यही कहानी इधर है, यही कहानी इधर है। मतलब वाइट विट्रियोल को आप 200 के आसपास, 250 के आसपास गर्म करेंगे, उसके थोड़ा सा कम टेम्परेचर लेके, तो 7 में से 6 H2O निकल जाएंगे, 1 बचेगा। और फाइनली जब आप टेम्परेचर ज़्यादा कर देंगे तो क्या होगा, वो बचा खुचा H2O भी निकल जाएगा। और एकदम रेड हीट कर देंगे तो फाइनली वो SO2 O2 भी निकल जाएगा, केवल और केवल ऑक्साइड रह जाएगा ZnO, इधर बच जाएगा MgO। एप्सम सॉल्ट तो कम से कम याद रखना। आगे बढ़े तो 2 और एक सल्फेट हैं, स्पेसिफिक हैं, याद रखना जरूरी है कि फेरस सल्फेट को हीट करो या फेरिक सल्फेट को हीट करो, बनना Fe2O3 है। हाँ, फेरस सल्फेट में क्या होगा, गर्म करने पर SO2 SO3 दोनों मिलेंगे। फेरिक सल्फेट को गर्म करने पर Fe2O3 के साथ केवल और केवल SO3 मिलेगा, याद रखना है। और इसी के साथ सल्फेट की कहानी खत्म होती है। प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो आप तक भी पहुँचें, आप भी उनका लाभ ले सकें, तो प्लीज़ कॉल करें 1800 21 21 799।